या तो आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए वहां से 15 दिन, या डीम टू एक्सेप्टेड, ठीक है ना, यानी उस दिन ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिए। तो वहां से क्या माना जाता है, एक तरीके से 15 डेज का टाइम पीरियड होता है। 15 डेज के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको डिफॉल्ट मान लिया जाता है। इसके बाद बोर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे बोर्ड क्या है, एमएसएमई बोर्ड, ठीक है ना, नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई। इसके बाद आता है एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज का यहाँ पे दो डेफिनेशन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, एंटरप्राइज। मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन आगे दे रखी है, ऐसी माइक्रो और स्मॉल की दे रखी है। सप्लायर की डेफिनेशन पे आते हैं। सप्लायर की जो डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, सप्लायर में कौन कौन आएगा, तो सप्लायर में उन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वाला या सर्विसेज सेक्टर वाली इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ उसमें सप्लायर में कौन आएगा, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। अब एनएसआईसी का काम क्या होता है, एनएसआईसी हमेशा एक तरीके से देखा जाता है कि ये हैंड होल्डिंग करती है किसकी, स्मॉल बिजनेसेस की। यानी अगर मैं कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास उतने स्किल्स नहीं है या मेरे एम्प्लॉयज के पास उतने स्किल्स नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, एनएसआईसी की ब्रांचेस होती हैं, वहां पे इन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, या फिर एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गई, या फिर एक तरीके से नॉलेज शेयरिंग की जाती है कि आपको ये काम करना है तो ये काम करने के लिए आपको ये सारी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो एनएसआईसी ये काम करता है। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सिडबी आता है आपका एंटरप्राइज सप्लायर के अंदर। तो सिडबी का यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट रखा हुआ है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो हर एक स्टेट के अंदर स्मॉल इंडस्ट्रीज को केटर करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा कोई भी कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट बॉडी जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में या फिर एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो भी हमारी सप्लायर मानी जाएगी। उसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अभी बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। नेशनल बोर्ड जो मैंने आपको बताया था एमएसएमई के लिए, यहाँ पे कौन कौन आता है, बहुत बड़ा बोर्ड होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर जो एमएसएमई इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री को होल्ड करता है, ठीक है ना। आपने एक चीज देखी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे नंबर 1 पे आती है कंट्री में, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है, क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। सुना कभी आपने ये चीज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होता है, Who is Minister of State? Yes. गैर करो, आज आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ाएगी। मैंने आपको पूछा, सबसे पहले कौन है, पीएम। पीएम के बाद कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट के बाद कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कितने कम टाइम पीरियड में पता चला कि कंपनी में जाके बोलो, कोई बोलेगा तो आज बस थोड़ा सा एक थोड़ा अर्जेंट काम है।
ध्यान लगाओ ना जो चल रहा है। समय बहुत महान धन मंजन कीड़े पड़ रहे होंगे। यहाँ चलाओ। दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर का जो डिप्टी होता है, उनका जो जूनियर होता है, वो कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यानी किसमें है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर नहीं है, ठीक है ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? जितनी मिनिस्ट्रीज होंगी ना, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होगा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा। जैसे आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण, उनको गाइड करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है ना। तो अनुराग ठाकुर एक टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, ठीक है ना, तो आज भी हैं शायद फाइनेंस में वो। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जूनियर मिनिस्टर हो गया और कैबिनेट मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर हो गया। ये क्लियर है? तो यानी एमएसएमई बोर्ड के अंदर कौन कौन आएगा, मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, उसके बाद अब एक एक करके पढ़ लेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या है, जो मेन मिनिस्टर होगा एमएसएमई का, यानी कैबिनेट मिनिस्टर एमएसएमई का, वो एक तरीके से चेयरमैन है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे उसको असिस्ट करता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं एमएसएमई के, वो इसके मेंबर होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्रेटरीज जो होते हैं वो इसमें एक तरीके से मेंबर होते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बोलूंगा तो आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ के देखो एक बार, कौन लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या है। टाइम मिला करे तो थोड़ा बहुत सिविक्स भी पढ़ लिया करो। फिर भी तुमने आंसर नहीं दिया। तुमने कुछ कहा ही नहीं। एमएसएमई दूसरा हाथ कहाँ चला गया था? कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एमएसएमई। पहले आपने लिख लिया कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एमएसएमई। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जो पहले इस पोस्ट पे था और रिटायर होकर चला गया है, उसको दोबारा से उसको रखा गया है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट पे इन्होंने बोला है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर इफ एनी। बातें हो गई आप सबकी। कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एमएसएमई। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे आप आ जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ए डिप्टी मिनिस्टर इफ एनी in the ministry or department of the central government having administrative control of the micro small medium enterprises who shall be ex officio vice chairman of the board। यानी जो उसका डिप्टी होगा, कैबिनेट मिनिस्टर का जो डिप्टी होगा, उसको क्या चार्ज मिलेगा? वाइस चेयरमैन का, ठीक है ना। तो चेयरमैन कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एमएसएमई, और उसका जो डिप्टी होगा वो क्या होगा? यहाँ पे वाइस चेयरमैन होगा। और एक्स ऑफिशियो का मतलब यहाँ पे यही होता है, सपोज दैट वो पर्टिकुलर पर्सन
एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर है, सपोज दैट एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर है, और उसको अगर बोर्ड के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसे एक तरीके से एक्स ऑफिशियो भी बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। लगाओ मत। इसके बाद आता है सिक्स मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई to be appointed by the central government to represent such region of the country as may be notified by the central government in the behalf of ex officio। अब क्या होता है, जैसे आपका एक तरीके से सदर्न रीजन हो गया, ठीक है ना, नॉर्दर्न रीजन हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है ना, साउथ वेस्ट हो गया, इस तरीके के जो रीजन होते हैं वहां के स्टेट के एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को जिसके पास एमएसएमई का चार्ज है उसको इस पर्टिकुलर बोर्ड का मेंबर बना दिया जाता है। रीजन क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी कि यूपी का एक एरिया है बुंदेलखंड, नाम सुना है लोगों ने? हाँ। एक तो जो कमेटी बैठी हुई है ना 6 लोगों की, हमारे पास पेड़ तो अच्छा खासा है, बैठ जाए तो कभी बैग गिरता है, कभी बोतल गिरती है, बस खुद गिरने से रह गए। हमने इतनी बड़ी वंदे भारत बनाई है यार, आराम से बैठ जाओ, आप बैग रख लो साइड में, बोर्ड वैसे ही फैल के चुका है थोड़ा टाइम पहले। तुम लोगों को तो मैं देख रहा हूँ अच्छे से, पीछे वाले जो है ना सेकंड लास्ट बेंच जो है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये लोग क्या करते हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस को खत्म करने के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट लेके चलते हैं। और रीजनल इम्बैलेंस को कैसे ये लोग खत्म करते हैं, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, बुंदेलखंड रीजन जो था वो यूपी का या कह सकते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे डिप्राइव्ड रीजन था, यानी वहाँ पे बारिश नहीं होती थी तो फार्मर्स के लिए कुछ पानी करने के लिए वो जो लैंड था वो फर्टाइल लैंड भी नहीं था, जिसकी वजह से फार्मिंग एक्टिविटी ज्यादा नहीं हो सकती थी। तो ऐसे केस में क्या था कि वहां पे उन्होंने वाली बात बोली कि एक तरीके से क्या था कि उन्होंने ये मतलब देखा गवर्नमेंट ने कि इस रीजन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रीज वहां पे जाना नहीं चाहती थी, पहले आपने सुना होगा यूपी का नाम सुनते ही क्या होता था, मिर्जापुर की याद आया करती थी। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो इतनी खराब थी, तो अब लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक काम करेंगे, यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि जो बुंदेलखंड है वो एग्रीकल्चर रीजन तो है नहीं, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो हो नहीं सकती, तो उन्होंने काम उसको एक तरीके से डेवलप करेंगे एज एन आईटी रीजन। अब इंडिया में आपने एक चीज देखी है कि जो दिल्ली है ओवर क्राउडेड है आज की डेट में। अब दिल्ली में कहीं पे भी निकल जाओ ट्रैफिक जैम आपको मिलता है, पूरे टाइम ट्रैफिक जैम रहता है, मार्केट देखोगे तो फ्लडेड रहते हैं, यानी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है ना, आप मॉल्स में चले जाओ भीड़ रहती है, यानी दिल्ली एक ऐसा रीजन है कि बहुत ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या है, गवर्नमेंट को लगता है कि जो दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, उसका जो बर्डन है वो ईज आउट करें। तो उसको ईज आउट करने के लिए उन्होंने बोला कि बुंदेलखंड को हम आईटी रीजन के फॉर्म में डेवलप करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, आईटी कंपनीज को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप यहाँ पे ऑफिस एस्टैब्लिश करो, और अगर वो आईटी कंपनीज आती हैं तो स्मॉल आईटी कंपनीज ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या है अपने ऑफिस एस्टैब्लिश कर लेंगी, तो लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगा। तो अभी वहाँ के लोग जो माइग्रेट होते हैं, जो दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, तो उन सारे लोगों को जॉब कहाँ मिलने लग जाएगी, अपने घर के आसपास। तो इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटेंट ये होता है कि रीजन्स बनाते हैं और वहाँ पे जो रीजन होता है उस स्टेट से रिलेटेड जो मिनिस्टर होता है एमएसएमई का, उसको इस बोर्ड का मेंबर बनाते हैं, जो सजेशन ये देता है कि हमारे रीजन में अगर इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो वो रीजन भी इम्बैलेंस नहीं होगा, डिप्राइव्ड नहीं होगा, वो भी एक तरीके से एक अच्छा रीजन के फॉर्म में डेवलप हो सकता है। उसके बाद 3 members ऑफ पार्लियामेंट of whom 2 shall be elected by the House of the People and 1 by the Council of State। तो यानी एक तरीके से क्या होता है कि 3 पार्लियामेंट के मेंबर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद ई पॉइंट पे अगर आप आओगे, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियो। तो यानी एक तरीके से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है यूनियन टेरिटरी का, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है यूनियन टेरिटरी का, हाँ, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस पर्टिकुलर बोर्ड का पार्ट होते हैं। एफ पॉइंट पे आ जाओ,
Secretary to the Government of India in charge of Ministry of Department of the Central Government having administrative control of MSME. यानी MSME डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है उसको यहाँ पे मेंबर रखा जाता है. फोर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री of the central government dealing with commerce, industry, finance, food processing, labor and planning to be appointed by the central government. अब इन लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया? आपने एक चीज देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये होलसेल एक तरीके से एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया के अंदर कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हैंडल करती है. तो इस इंडस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा वो इसका मेंबर होगा. दूसरा फूड की बात हो गई यहाँ पे. तो इंडिया में फूड इंडस्ट्री जो होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फाइनेंस इंडस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका एक सेक्रेटरी होगा क्योंकि फाइनेंस एक मेजर पार्ट होता है पूरे कंट्री का. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा वो इसका मेंबर होगा. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो एक तरीके से सेक्रेटरी है वो इसका मेंबर होगा. और लेबर एंड प्लानिंग का जो सेक्रेटरी होता है वो यहाँ पे एक तरीके से वर्क करता है एज एन मेंबर. इसके अलावा कुछ और कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, तो इन कैटेगरी को आपको रीड करके देखना है. बोर्ड का फंक्शन क्या होता है? ये लोग कंट्री एट लार्ज के लिए पॉलिसी बनाते हैं एमएसएमई के लिए. यानी आज की डेट में अगर केरला की हम बात करें तो केरला के अंदर एमएसएमई इंडस्ट्री बनाई जा सकती है. किस सेगमेंट की बनाई जा सकती है? वो लोग क्या कर सकते हैं? फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं. यानी केरला के अंदर आपने देखा होगा कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, कुछ स्पाइसेस भी होती हैं, और वो क्या होते हैं पूरे इंडिया में और उसके साथ साथ इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है. तो उन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को क्या किया जा सकता है? यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है. तो ये नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई क्या करता है? हर एक स्टेट से रिलेटेड पॉलिसी बनाता है. और वो जो पॉलिसी होती है तो पॉलिसी एक तरीके से क्या ध्यान में रखती है? उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से ग्रो करे. इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज. अभी यहाँ पे अगर आप जो देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक कैटेगरी दे रखी है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की लिमिट की. ध्यान करो, कंपनीज एक्ट में मैंने आपको ये बताया था जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बताई. और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? Redemption capital for Kavanagh turnover 40%. ये था, ये थी डेफिनेशन. Yes. पक्का? तो ये वहां पे क्या लिखा हुआ था? एंड लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था. यानी ये दो कंडीशन एक साथ पढ़नी होगी. सेम केस यहाँ पे है, यहाँ पे भी एंड की कंडीशन है. यहाँ पे कैपिटल प्लस टर्नओवर दोनों आपको एक साथ लेके चलते हैं. माइक्रो की पहली डेफिनेशन पढ़ लो. माइक्रो एंटरप्राइज पहली डेफिनेशन, स्मॉल एंटरप्राइज सेकंड और मीडियम थर्ड डेफिनेशन है. तो यहाँ पे उन्होंने चार्ट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ तक का. ठीक है. तो आप कौन से में आओगे? इंडस्ट्री में टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ से कम होना चाहिए. तो आपकी इंडस्ट्री क्या मानी जाएगी? माइक्रो इंडस्ट्री मानी जाएगी. अब आते हैं सेकंड वाले पे. सेकंड कौन सी है आपकी? स्मॉल इंडस्ट्री. स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब क्या है? आप प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. यानी जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है वो कितनी रेंज के होने चाहिए? 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए और 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए. टर्नओवर कितना लिखा हुआ है? 5 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए और 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ और मोर देन 5 करोड़. तो मोर देन 5 करोड़ में मैं मान के चलो कि 5 करोड़ रुपीस 5 करोड़ 1 रुपीस स्टार्टिंग होगी. यहाँ पे लिख लेना, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. उन्होंने बोला टर्नओवर मतलब कहाँ तक होना चाहिए? माइक्रो टर्नओवर कहाँ तक होना चाहिए? 5 करोड़. और 5 करोड़ से स्टार्टिंग कितनी हो रही है? स्मॉल की स्टार्टिंग कहाँ होगी? 5 करोड़ 1 रुपीस. माइक्रो में डिस्काउंट 5 करोड़. 5 करोड़ में 5 करोड़ है और 5 करोड़ इक्वल टू. ठीक है ना. लेकिन जब स्पॉट में आएंगे तो स्पॉट में क्या होगा? हमारा 5 करोड़ 1 रुपीस. और 5 करोड़ 1 रुपीस टर्नओवर उसकी तो स्मॉल.
तो 5 करोड़ हमारा तो एजेंट लोग है ना, देखो एजेंट का सिवा तो कोई कंप्लेंट नहीं आई ना, या लेकिन एक लोग का साइन आती नहीं है है, बार ठीक है। बार आपको बार यहाँ पे लोग क्या दिक्कत करना रहती है है, ना, इनका 5 गाँव में करोड़ नहीं तक आ का सकता कोई दिक्कत। 5 करोड़ वाली जो आपकी है बस सभी वही है, बाकी क्या हमारा मैंने एजेंट एक होगा साइन ना, हो जिस जाएगी। पे हमारा इश्यू 5 करोड़ 1 रुपये पहले होता बाकी है हम और किसी कितना का नाम लोग कैसे याद ये एक तरीके से साइन नहीं होता है, आप साइन नहीं होगा तो भी हमें से राइट होगी कि 5 करोड़ 1 वैसे ही आपका हो जाता है। अब मैं तो आप देखूंगी कितना कि और अच्छी ऑटोमेटिकली होगा, और स्मॉल में ऐसा नहीं तो महंगा यहाँ पे सबसे ये बात कम आपको रेट ध्यान में का रखनी है। शॉप में तो प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है। 10 करोड़ 1 रुपये का आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आप इसमें आ जाओगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आप शिफ्ट कर जाओ। तो ऐसे ही आप इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा, 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए और 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए और 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। जैसे ही आप 250 करोड़ रुपीज से ऊपर आ जाओगे तो वैसे ही आप किसमें आ जाओगे, लार्ज कैटेगरी के अंदर फॉलो करने लगोगे। नहीं वो ये क्लियर है। वो सलाह तो सब यहाँ भी दे रहे हैं, सभी देते हैं, इसमें क्या वो क्या लगना है, स्मॉल एंटरप्राइज और हमारा स्मॉल कंपनी हमारे एक्चुअली क्या होता है चक्कर वाला थोड़ी ना है, कि स्मॉल कंपनी स्मॉल एंटरप्राइज के अंदर, नहीं करना स्मॉल एक्सरसाइज जाना है ना, ठीक है ना। होता है कि एक कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये सारे के सारे या फिर एलएलपी हो गई, ये एमएसएमई के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। और एमएसएमई के अंदर इन कैटेगरीज को क्लासिफाई करने के लिए 3 कैटेगरी बना दी, तो एंटरप्राइज को फाइंड तो शादी तो बहुत बड़ा ये तीनों आ जाएंगी। पार्टनरशिप हो गई, आपकी एचयूएफ भी आ जाती है और आपकी ये भी आ जाती है, कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई। ये क्लियर हो गया। नहीं नहीं ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें कि 78 में भी अपन ने घर जैसे घर देख लिया, तो फिर कोई बोला नहीं मुझे लगा तो बस ये है वो है 78 में तो ऐसे लोग होते हर जगह अच्छे है हर जगह हम अपने मुझे कितने गंदे करना जा रहे हैं, फिर नहीं कहना कितना पारिवारिक माहौल है, कितना अच्छा माहौल ये क्लियर हो गया, खेलते हैं लिमिट क्लियर हो गई आपको। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड एंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विसेज। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रेडिंग करने वाली एंटिटी जो है वो एमएसएमई के अंदर फॉल करेगी, यस और नो, तो आपका आंसर क्या होगा। तो यानी या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या सर्विसेज में जाओगे। ट्रेडिंग वालों के लिए एमएसएमई नहीं बना, ठीक है ना। गंदा माहौल था जहाँ देते हैं इसके बाद का आता है मेमोरेंडम ऑफ नाम लगी थी एमएसएमई। मेमोरेंडम ऑफ एमएसएमई का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक बार को क्लियर करता है कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो एंटरप्राइज है, वो किस में डील कर रहा है, किस रेंज में डील कर रहा है, क्या आपका टर्नओवर है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज इसमें आती हैं। इसके बाद आता है मेजर फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एमएसएमई को प्रमोट करती रहती है। तो इसका आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में कि इंडिया अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट रखा गया है, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ। उस तरफ डीएलएफ है और इस तरफ फैक्ट्रियां हैं, पूरी जगह कैसे गंदा है, देखो घर पे कितने और कैंसिल है। मोती नगर देख सकते हैं, वो भी वैसे ही है थोड़ा सा। कीर्ति नगर मोती नगर आगे कुछ है हाँ हेलो क्या देखो देखो बहुत सारी वेबसाइट आ गई है। बताते हैं शादीपुर बहुत गंदा एरिया है, मैंने देखा है। क्यों तीसरा स्टेशन है ना, फिर सड़कें इतनी गंदी है ना, तो नहीं चल रहा है। भैया को देखने गए तो नहीं चल रहा, बहुत गंदा एरिया। इधर चलते जहाँ मोमोज खाएंगे और दूर उत्तर नगर है ना, देखेंगे। रात रात में 7-8 बजे एकदम से करना पड़ेगा, तो अच्छा मिलना पड़ेगा। जैसे छुट्टी हो जाए बोल के रखना पड़ेगा। बिल्डिंग में ना बिल्डिंग में मल्टी ना
कीमत तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो सिलाई बहुत अच्छी अपने चलती है। घर के आसपास हॉस्पिटल है, इसलिए मिलती नहीं है। बहुत अच्छा वो हल्ला लगता है मुझे सिलाई का खोल के सिलाई करने में। हाँ हाँ। जब ये दैनिक कहीं भी लगे दिन जाना है, कोई डॉक्टर वाला बचा देगा।